हेलो छात्रों, आप देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर 26 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ने से पहले कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए, जैसे टेंस की जानकारी। टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, क्योंकि यहाँ आपको टेंस भी चेंज करने पड़ते हैं, इसीलिए टेंस की जानकारी होनी चाहिए। सेकंड चीज़ है प्रोनाउन टाइप ऑफ प्रोनाउन, और प्रोनाउन जो चेंजेस होते हैं वो कैसे किस तरह चेंजेस होते हैं। प्रोनाउन जो होता है ऑब्जेक्ट के रूप में कैसा होता है, प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में कैसा होता है, प्रोनाउन पोसेसिव केस में कैसा होता है। अब कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो पोसेसिव केस में कैसे होते हैं, इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच समझ में आएगा। यानी आपको टाइप ऑफ प्रोनाउन और टेंस की जानकारी होनी चाहिए, तभी आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच समझ में आएंगे। तो छात्रों बढ़ते हैं आगे, जानते हैं स्पीच क्या होता है। स्पीच इज यूज टू कम्युनिकेट विथ अदर्स। स्पीच किस लिए यूज किया जाता है? दूसरों से कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, और यहाँ पे दो टाइप के रिपोर्टेड स्पीच होते हैं, जैसे डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। दो टाइप के आपके रिपोर्टेड स्पीच कौन कौन से? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसका डेफिनेशन हम जानते हैं। डायरेक्ट स्पीच, इट इज ए स्पीच इन विच इट इज ए स्पीच इट इज ए स्पीच इन विच, एक ऐसा स्पीच है जहाँ वी एक्सप्रेस द स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर इन हिज या हर ओन वर्ड्स। यानी एक ऐसा स्पीच है जहाँ हम एक्सप्रेस करते हैं किस चीज़ को? स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर, यानी किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को किस तरह एक्सप्रेस करते हैं? उसके अपने शब्दों में, हिज या हर, लड़की भी हो सकती है लड़का भी, इसलिए दोनों यूज किया गया। उसके अपने शब्दों में, यानी जो स्पीकर है और उसकी बात को हम उसी के शब्दों में लिखते हैं, तो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट स्पीच। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम। ही सेड आई एम ए स्टूडेंट। उसने कहा, क्या कहा जी? उसने कहा कि मैं एक छात्र हूँ। आई एम ए स्टूडेंट, मान लीजिए कोई रवि नाम का लड़का है जो क्या कहता है कि आई एम ए स्टूडेंट, तो उसकी बात को हम कैसे लिखेंगे डायरेक्ट स्पीच में? ही सेड, उसने कहा, क्या कहा? आई एम ए स्टूडेंट, यानी जैसे उसने बोला, क्या बोला जी उसने? आई एम ए स्टूडेंट, वैसे के वैसे ही हम उसकी बात को सेम टू एज इट एज, बिल्कुल सेम टू सेम बात को उसको ऐसी की ऐसी लिख देंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कि जो ये स्पीच है डायरेक्ट स्पीच में है। और जब इनडायरेक्ट स्पीच में इस चीज़ को जब लिखा जाता है, जब इनडायरेक्ट स्पीच में इस चीज़ को लिखा जाता है तो वो चेंज हो जाता है। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या कैसे लिखते हैं, इस चीज़ को भी जानते हैं। पहले इसका डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इट इज ए स्पीच इन विच वी एक्सप्रेस द स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर इन आवर ऑन वर्ड्स, नॉट इन हिज या हर वर्ड्स। यानी ये एक ऐसा स्पीच है इन विच, जहाँ वी एक्सप्रेस द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर, जो स्पीकर के स्टेटमेंट होता है, हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इन और ऑन वर्ड, हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, हम अपने शब्दों में स्पीकर के स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करते हैं। नॉट इन हिज या हर वर्ड्स, ना कि उसके शब्दों में। यानी जब हमने ये लिखा था ही सेड आई एम ए स्टूडेंट, तो ये जो शब्द थे ये स्पीकर के शब्द थे, जैसे उसने बोला वैसे के वैसे हमने लिख दिया था। लेकिन जब यही चीज़ जब हम अपने शब्दों में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ही सेड दैट ही वाज ए स्टूडेंट, उसने कहा कि वह एक छात्र है। ही सेड दैट ही वाज ए स्टूडेंट। देखिए जैसे क्या होता है कि ही सेड, उसने कहा, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। किसी चीज़ को जब हम अपनी तौर पे बताएंगे, किसी को अपने तरीके से जब हम किसी और को बताएंगे, उसने कहा कि वह एक छात्र है, उसने कहा कि वह एक छात्र है, तो ये जो है ना, उसकी बात को, ये वाली बात को हम अपने शब्दों में लिख देंगे, तो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ क्या होता है कि यहाँ डायरेक्ट स्पीच में जो व्यक्ति जो जैसा बोलता है वैसा सेम टू सेम कॉपी कर दिया जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा नहीं किया जाता। जो उसने बोला उसके शब्दों को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है, यानी जो भी उसने बोला उसको अपने शब्दों में व्यक्त करके फिर उसको लिखा जाता है, यानी अपने शब्दों में उसके शब्दों को बना के फिर लिखा जाता है। जैसे वह आई एम स्टूडेंट था, तो हमने इसे क्या लिखा? ही वाज अ स्टूडेंट, को वह एक छात्र था, उसने कहा कि वह एक छात्र था। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब कुछ डायरेक्ट स्पीच के पार्ट होते हैं जिसे हम समझते हैं।
आप देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के क्या पार्ट होते हैं, इस चीज़ को जानते हैं। जैसे हमने एक डायरेक्ट स्पीच ले लिया, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा जी, आई एम ए गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा छात्र हूँ। तो यहाँ आपको दो तरीके से बाँट सकते हैं। पहला जो है, जैसे ही सेड टू मी आई एम ए गुड स्टूडेंट, जैसे इसमें आपको देखिए मैंने सेम सेंटेंस को 2 बार लिखा है, एक बार ऊपर में, एक बार नीचे में। तो जब ये पूरा स्टेटमेंट जैसे ये है, तो 2 भागों में बटा हुआ है, एक इधर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और दूसरा पार्ट जो है इधर वाला। यानी जो एक कोमा के अंदर अंदर में जो है ये वाला है, और एक इससे बाहर जो है, ठीक है स्टूडेंट, आपको अंदर एक बाहर दिख रहा होगा। ये दोनों जो है सेम, बिल्कुल सेम टू सेम सेंटेंस है, चेंजेस नहीं है इनमें। तो ये वाले जो पार्ट को क्या बोलते हैं हम, रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं इसको, रिपोर्टिंग स्पीच। इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। देखिए इसको हमने यहाँ पे लिखा है। और जो ये वाला पार्ट है, इसको पूरे को एक साथ बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाला क्या होगा आपका, रिपोर्टिंग स्पीच, ये वाला रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए रिपोर्टिंग स्पीच, ये वाला जो पार्ट है रिपोर्टिंग स्पीच, इसके भी 2-3 भाग हो सकते हैं। तो ये पहले वाले जो है, इसे सब्जेक्ट बोला जाता है, ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ है यहाँ पे ही। और मी जो है ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इसको क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट बोला जाता है। यानी ये जो है ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। यहाँ सेड टू को क्या बोला जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है। ये वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है यहाँ, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब। यानी रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो वर्ब होगा उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और ये ऑब्जेक्ट है, ये वाला सब्जेक्ट। क्लियर हो गया आपका। और चलते हैं रिपोर्टेड स्पीच की तरफ, रिपोर्टेड स्पीच की तरफ। तो रिपोर्टेड स्पीच में भी एक वर्ब हो सकता है, तो ये वाले वर्ब को क्या बोलेंगे, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ 2 तरह का वर्ब है, एक रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है, तो उसे क्या बोलेंगे, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। एक वर्ब है ये वाला, ये है रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब, इसे क्या बोलेंगे, वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब भी बोल दिया जाता है। तो यही बस कुछ चीज़ें थी, टर्म जिन्हें याद करना था, जिसका उपयोग हम आगे करने वाले हैं। आप चाहें तो इसे कॉपी में ज़रूर लिखें, क्योंकि बिना लिखे इस चीज़ को समझ नहीं आएगा। जैसे आपने कोई चीज़ हमने बताया यहाँ पे, तो उसको समझ के फिर आपको खुद से लिखना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, नहीं तो उस चीज़ को आप भूल जाएंगे। तो आप इसे ज़रूर लिखिए कॉपी में। स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने वाले हैं। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास 3 नियम होता है। चलिए टॉपिक को पढ़ते हैं। देयर आर सम वे टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। यानी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के कुछ तरीके हैं। पहला जो इसमें का तरीका है, वो है आपका चेंज ऑफ पर्सन। ठीक है स्टूडेंट, चेंज ऑफ पर्सन। सेकंड तरीका क्या है, चेंज ऑफ टेंस। यानी टेंस को चेंज करके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाया जाता है। पर्सन को चेंज करके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाया जाता है। और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, और बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिन्हें चेंज करके भी क्या बनाया जाता है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाए जाते हैं। तो इस लेसन में हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच को बनाने के लिए 3 तरीके आपको मिलेंगे। तीनों तरीके से आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने हैं। तो चलिए, पहला नियम जो है चेंज ऑफ पर्सन को चेंज करके कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाई जाती है, इस चीज़ को हम जानते हैं। और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो है अधिकतर 5 नंबर के पूछे जाते हैं। 5 नंबर के करीब ये इंग्लिश ग्रामर में आते ही आते हैं। स्टूडेंट, पर्सन को चेंज करने के लिए भी हमारे पास कुछ ट्रिक होते हैं, उस ट्रिक को जानते हैं। ट्रिक हमारा क्या है, SON, सन यानी बेटा होता है, हम जानते हैं। तो SON ऊपर लिख देना 1 2 3। यानी जब हमें डायरेक्ट स्पीच दिया होगा तो वहाँ कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। वो चेंजेस आपको कुछ इस तरह से करने हैं कि वहाँ का जो सब्जेक्ट है, जो डायरेक्ट स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा, उससे सब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन अनुसार चेंज किया जाता है। और जो ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट को आप सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज करेंगे। और जो हमारा थर्ड पर्सन होगा, उसको चेंज नहीं करना, उसको चेंज आपको नहीं करना होता है। तो इसी चीज़ को जब आप शॉर्ट ट्रिक के द्वारा ऐसे समझ सकते हैं, SON सन, ऊपर में 1 2 3, ये क्या आपका क्या, पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच के जो है, रिपोर्टेड स्पीच मतलब क्या, वही डायरेक्ट स्पीच के आपके जो है ना, क्या है, ये पर्सन है। और नीचे जो है सब्जेक्ट, एस से मतलब सब्जेक्ट, ओ से मतलब ऑब्जेक्ट, एन से मतलब नो चेंज। देखिए एस का मतलब क्या है, सब्जेक्ट लिखा हमने, ओ का मतलब क्या लिखा हमने, ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नो चेंज, और ऊपर पर्सन लिखा है। यानी सब्जेक्ट में आपको फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज करना है, ऑब्जेक्ट में आपको सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज करना है, और थर्ड पर्सन में कोई आपको चेंजेस नहीं करने हैं। ये आपको कुछ रूल हैं जिन्हें जानना ज़रूरी है, उसके बाद ये आप इसे अप्लाई करने हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय।
तो इस चीज़ को जब मैंने वर्ड में लिखा तो ऐसे लिखा, देखिए कैसा। रूल फॉर चेंजिंग पर्सन इन रिपोर्टेड स्पीच, रूल फॉर चेंजिंग पर्सन इन डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच के लिए क्या, चेंजिंग के लिए क्या रूल है। तो पहला रूल है आपका, द फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी जो फर्स्ट पर्सन है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, शॉर्टकट में ऐसा, ठीक है स्टूडेंट। और दिस सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, और सेकंड पर्सन जो है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन आपका किसके अनुसार चेंज होगा जी, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और थर्ड पर्सन में कोई चेंजेस नहीं करने हैं, आपको मालूम है यहाँ से। तो देयर विल बी नो चेंज इन द थर्ड पर्सन, देयर विल बी नो चेंज इन द थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ये आपको समझ में ज़्यादा क्लियर आएगी जब हम इसका यूज करेंगे। फिलहाल के लिए तब मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसके रूल ही रूल केवल आपको समझ के लिख लेना है, इसका यूज जब करते जाइएगा तो आपको क्लियर चीज़ें होती जाएंगी। तो स्टूडेंट कुछ और भी रूल होते हैं प्रोनाउन चेंज करने के। तो पहला रूल तो आपने समझ लिया, एस ओ एन और 1 2 3, यानी सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन अनुसार चेंज होगा, और थर्ड पर्सन उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन सेकंड रूल क्या है, इस चीज़ को आप ध्यान से बिल्कुल देखिएगा, इसको आपको कॉपी में भी लिख लेना है। तो स्टूडेंट यहाँ सेकंड रूल क्या है कि सोम फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, कुछ फॉर्म होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के जिन्हें हमें चेंज करना होता है, जिन्हें बार बार हमें चेंज करना होता है। चेंज कैसे करना है इसको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले इनको जो है ना आपको कॉपी में अच्छे तरीके से लिख लेना है, क्योंकि इसका पूरे का यूज आप करने वाले हैं। यहाँ नॉमिनेटिव केस से आपको 3 टाइप का केस होते हैं, केस आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ जो नाउन प्रोनाउन होते हैं उसके 3 केस आपको मिल सकते हैं। पहला नॉमिनेटिव केस, दूसरा पोसेसिव केस, तीसरा ऑब्जेक्टिव केस। और भी एक तरीका होता है, इसे हम भूल जाते हैं फिलहाल के लिए, इसे हमें ध्यान नहीं रखना है। फिलहाल में हमें 3 ही केस का ध्यान रखना है, नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो आपको नॉमिनेटिव केस में जो प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं कौन से, ये पर्सनल प्रोनाउन, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। और जो पोसेसिव केस में प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं यही 7 है, ये 7 जो है ना आपका प्रोनाउन, इन्हीं का यूज कहाँ किया जाता है, और सभी केस में भी यूज किया जाता है। तो पोसेसिव केस में आपके नाउन और एडजेक्टिव दोनों होते हैं। तो जब यही चीज़ आई आपका पोसेसिव केस में यूज होता है, तो जब भी प्रोनाउन की तरह यूज होगा तो माइन होगा, और जब एडजेक्टिव तौर पर यूज होगा तो माई होगा, ठीक है जी स्टूडेंट। और जब ऑब्जेक्टिव केस में होगा तो ये होगा मी, और रिफ्लेक्सिव केस में यही आई क्या बन जाता है, माई सेल्फ बन जाता है। रिफ्लेक्सिव केस नहीं है, सॉरी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जब तरह जब यूज किया जाता है तो ये क्या बन जाता है, माई सेल्फ बन जाता है। और स्टूडेंट यहाँ यही जो वी है, वी आपका पोसेसिव एडजेक्टिव के तौर पर यूज करोगे आप तो और लिखोगे, पोसेसिव प्रोनाउन की तरह लिखोगे तो आवर्स लिखोगे। जब यही ऑब्जेक्टिव केस में यूज करोगे तो आप आवर्स लिखोगे, और जब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह पे यूज करेंगे तो ये आवर्स सेल्फ से लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। और आप यहाँ देखिए अब यू है, तो यू का जब आप पोसेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो क्या बोलते हैं, योर, ठीक है। जैसे दिस बुक इज योर्स, दिस बुक इज योर्स, तो योर्स क्या हो गया, यहाँ प्रोनाउन हो गया। जब दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक, तो यहाँ योर क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। तो आपको ये पहचान में भी आना चाहिए कि कहाँ कौन सा एडजेक्टिव है, कहाँ कौन सा प्रोनाउन है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव केस जब यही यू ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो यू का यू ही रहता है, ठीक है स्टूडेंट। हम जानते हैं कि यू सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन भी है और प्लूरल प्रोनाउन भी है। तो सिंगुलर प्रोनाउन की तरह योर सेल्फ लिखा जाएगा, और प्लूरल प्रोनाउन की तरह योर सेल्फ लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स और भी सभी ऐसे यूज करने हैं। यहाँ देखिए इट जो है, इट जो है, इट का जो है पोसेसिव प्रोनाउन में यूज नहीं होता है, यानी इट का पोसेसिव प्रोनाउन में यूज आप नहीं करेंगे, ठीक है। और यही चीज़ जब ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है तो इट का इट ही रहता है और इट सेल्फ, यानी सब चीज़ आसान है, बस थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा रूल हैं जिन्हें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब यहाँ देखिए सेम चीज़ कुछ कुछ जैसे माई माइन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ ईट का कोई यहाँ वो नहीं है, तो ये 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना। तीसरा चीज़ हिज का है, हिज का हिज ही होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। अगर इन तीनों को छोड़ दिया जाए और आपको पोसेसिव एडजेक्टिव पोसेसिव प्रोनाउन में पहचानने में दिक्कत होती है तो आप कैसे पहचानेंगे। देखिए यहाँ आवर है आवर से, योर है योर से, हर है हर से, और देयर है देयर से, यानी सब। अगर आपको कि कहीं पे देयर की जगह देयर से दिखता है, एस लास्ट में लगा हुआ दिखता है कहीं भी, अगर इस टाइप के वर्ड दिखते हैं और एस लगा लास्ट में दिखता है तो समझ लीजिए वो क्या है, आपका प्रोनाउन है, ना कि एडजेक्टिव। प्रोनाउन को भी पहचानना बहुत मतलब जो है ना ज़रूरी होता है। पहचानेगा नहीं तो बहुत सारा गलती हो जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोनाउन में क्या होता है आपका, अधिकतर प्रोनाउन जो है ना इसमें लास्ट में एस ही लगा होता है,
तो आप इस तरह करके भी पहचान सकते हैं। और बस 3 पे ध्यान रखना है, एक ईट का इट्स जो है ना, इसका कोई प्रोनाउन नहीं होता, दूसरा माई का माइन होता है, इसे ध्यान रखना है, तीसरा हिज का हिज ही होता है, इसमें चेंजेस नहीं होते। बस ये चीज़ का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो आप प्रोनाउन और एडजेक्टिव में पहचानना बहुत आसान है। इसके बाद बचा ये ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट के तौर पे जो यूज होते हैं, तो इन्हें तो आपको खुद से ही ध्यान रखना पड़ेगा। स्टूडेंट एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ देखिए ये जो है ना हर, यहाँ ये ऑब्जेक्टिव केस में भी और एडजेक्टिव ग्रुप में भी हर का हर ही यूज होता है, लेकिन जब ये प्रोनाउन तरफ यूज होता है तो एस लास्ट में लगा होता है। तो ये चीज़ पहचानना भी बहुत ज़रूरी है, और सभी तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, ये टॉपिक ख़त्म करते हैं, चलते हैं आगे की ओर। स्टूडेंट हो सकता है कुछ लोग के चैप्टर थोड़ा बोरिंग सा लगे, कि लेकिन मेरा उद्देश्य बोरिंग या अच्छा लगने से कोई मतलब नहीं है। हमारा उद्देश्य बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल देना है, जिससे आप गलती ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल देना है। अगर आप ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से समझते हैं, तो आप एक रत्ती भर मिस्टेक भी आपसे नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपको टोटल डिटेल दी जाएगी, भले ही थोड़ा बोरिंग या लेंथी ज़रूर आपको ये लगे वीडियो, लेकिन इसमें एक-एक डिटेल आपको दी जाएगी। जैसे कि आपने 2 नियम पढ़ लिए हैं, एक पर्सन चेंज करने का नियम और दूसरा जो था आपका प्रोनाउन चेंज करने का जो नियम, प्रोनाउन जो टाइप होता है केस में, तो उनको मैंने एक्सप्लेन किया। अब इसमें भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि पर्सन चेंज करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जिस केस में है उसी केस में रहेंगे, और यदि अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव रहेगा, और यदि प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ही रहेगा। ठीक है, यानी चेंज करते समय हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जो पर्सन है, जो अगर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन में रहेगा, और जिस केस में उसी केस में रहेगा। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव ही रहेगा, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ही रहेगा। अब चलते हैं रूल थर्ड की ओर। रूल थर्ड है स्टूडेंट, व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देन देयर इज नो चेंज इन द टेंस एनीवेयर इन इनडायरेक्ट स्पीच। इन जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा, तब क्या होगा, वहाँ पे देयर इज नो चेंज इन द टेंस, तब आपको वहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय टेंस को चेंज नहीं करने हैं। ठीक है जी, यानी जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाइएगा, अगर वहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तब आपको क्या करना है, वहाँ टेंस चेंज नहीं करने हैं। आप इसे ऐसा ना, इसे आप लिख लीजिए। अभी शायद क्लियर ना हो पाए कुछ चीज़ें, लेकिन जब आप इसे लिख लीजिए, लिखने के बाद जब आप इसे बनाएंगे तब यूज करना होता है, छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो ये टॉपिक आपको लिख लेना है। बी नंबर जो बात है वो है कि व्हेन असर्टिव सेंटेंस इज देयर विद इन इन्वर्टेड कोमास देन दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कोमास इन इनडायरेक्ट स्पीच। यानी हम जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कोमा यूज किया जाता है बातों को रखने के लिए, तो वहाँ पे जो है ना इन्वर्टेड कोमा का हटा के क्या यूज करना है, हमें दैट का यूज करने हैं। ये सभी चीज़ों का एक्सरसाइज जब आप कीजिएगा ना, एक्सरसाइज जब मैं कराऊंगा आपको, तो चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल में आपको सारे नियम लिख लेने हैं और समझ लेने हैं, थोड़ा बहुत जो है ना ध्यान से देखने भी हैं। तो सी नंबर जो है, चलते हैं आगे। सी नंबर क्या टॉपिक हमारा, सी नंबर है व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज से सेज सेड। देखिए आपको रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना किसी डायरेक्ट स्पीच में 3 तरह से मिलेंगी। पहला होगा आपका से, सेकंड हो सकता है सेज, तीसरा हो सकता है सेड। तो उसके बाद क्या करना है, आफ्टर दैट देयर इज एन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट होता है तो क्या करना है, आपको इसको चेंज कर देना है, किसमें, टेल में, टेल्स में, टोल्ड में। यानी से है तो आपको टेल में चेंज करना है, यदि सेज है तो टेल्स में चेंज करना है, और यदि यही चीज़ सेड है तो आपको टोल्ड में चेंज करना है। ओके, तो ये थे आपके स्टूडेंट 3 नियम। अब डी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि अगर इफ़ ऑब्जेक्ट इज नो देयर, अगर ऑब्जेक्ट ना हो, तभी चीज़ ये सभी चीज़ें हों लेकिन ऑब्जेक्ट ना हो, तब क्या करेंगे, तो देन डू नॉट चेंज द रिपोर्टिंग स्पीच। तब क्या करेंगे, तब ये सेज और टेल्स जो है ना, ये रिपोर्टिंग स्पीच, इसको हम चेंज नहीं करेंगे इनसे। कब नहीं करेंगे, जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो। ठीक है, तो ये वाला भी आपको ध्यान रखना है, इस नियम को भी यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना है। ठीक है स्टूडेंट, अब डी की तरफ बढ़ते हैं। डी नंबर क्या है, वाइल चेंजिंग पर्सन पे स्पेशल अटेंशन टू नंबर एंड केस बिकॉज दे डू नॉट चेंज। अब इसमें जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ चीज़ें चेंज नहीं होती, कुछ चीज़ें मतलब जैसे कि आपका हो गया पर्सन चेंज नहीं होता। ठीक है, पर्सन चेंज होता है,
व्हाइल चेंजिंग पर्सन, जब आप पर्सन चेंज करते हैं ना तब कुछ चीज़ों को विशेष ध्यान रखना होता है, जैसे कि नंबर और केस, ये चेंज आपके नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस पे ये जो है ना स्पेशल अटेंशन आपको रखने हैं, जब भी आप पर्सन चेंज कीजिएगा स्पेशल अटेंशन रखने किस पे, केस पे और नंबर पे। और कुछ मैंने नोट्स भी लिखे हैं आप लोगों के लिए, उम्मीद है आपको ये पढ़ने का मतलब जो है ना, ऐसा चीज़ें कुछ थोड़ी चीज़ें गलत कर देती हैं जब आप बनाए गए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो उस चीज़ का बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है। तो नोट्स में आप ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल और क्वेश्चन बनाते समय यह ध्यान देने हैं कि सेज सेड के साथ टू आता है। जब भी आपको डायरेक्ट स्पीच में सेज सेड दिया होता है तो टू रहता है, लेकिन जब आप टेल्स या टोल्ड, जब इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में सेज सेड को टेल्स टोल्ड में, तब आपको टू का यूज नहीं करना होता है। तो ये छोटी चीज़ें भी आपको नोट्स कर लेना है। ओके स्टूडेंट, गुड बाय। आपका आज का यही क्लास समाप्त। अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। गुड बाय।